बात करेंगे 2023 के महाभारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं शाम को मंगलुरु में रोड शो भी करेंगे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने पीएम किसान निधि सम्मान योजना की शुरुआत की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी और इनको किसानों से कितनी नफरत है देखिए। ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावटें पैदा करते थे। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। और कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार यानी एसएमएस से कर्नाटक को बचाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल खराब कर देता है, ठीक वैसे ही कर्नाटक के भविष्य को यह खराब कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के लिए ऑक्सीजन के समान हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नीलकंठ बताते हुए कहा कि जो देश की जनता के लिए जहर पी रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने बेल्लारी में रोड शो को संबोधित किया, रोड शो किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने तुमकुर जिले के मधुगिरी विधानसभा में एलसी नागराज के पक्ष में, बेल्लारी में बीजेपी प्रत्याशी बी श्रीराम उलुके और श्री गली सोमशेखर रेड्डी के पक्ष में प्रचार किया। ये एसएमएस कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल को खराब कर देता है,
वैसे ही एसएमएस ये करप्ट मैसेज कर्नाटक के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगा। कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, और दिन और रात देश के विकास में लगे हुए हैं। और एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां तैयारियों को लेकर कमर कसने में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी जिलाध्यक्ष मंडल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर बूथ विजन संकल्प अभियान में बेहतर काम नहीं करने वालों पर गाज गिर सकती है। बता दें कि बीजेपी 4 मई से लेकर 14 मई तक बूथ विजन संकल्प अभियान के तहत परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश दे चुकी है। वहीं इस मामले पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि पार्टी समय समय पर कार्यों की समीक्षा और बदलाव करती रहती है। तो वहीं मामले पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर तंज कसा और यह कहा कि इन बदलावों के बावजूद भी बीजेपी सफल नहीं होगी। उसका काम का मूल्यांकन होता है, वो जो अभियान दिए गए, कार्यक्रम दिए गए, उसको किस तरीके से पूरा कर रहा है। ऐसे जहां लगता है कि उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी चाहिए, वो दायित्व तो कोई भी हो सकता है, उसमें यथा समय हम उसको परिवर्तन भी करते। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के जब मोड में है तो उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला होगा उस कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, कुल मिला के सरकार की विफलताएं जनता जान चुकी है अच्छे से। इनकी 160 विधानसभाओं में विकास यात्रा को जनता द्वारा खदेड़ा जाना सबने देखा है इस बात को। अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करने वाले हैं पर कर नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है। तो अब ये क्या संगठन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, संगठन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि संगठन में इक्का दुक्का बदले गए हों। इनके इकट्ठी कार्यकारिणी बनती है और घोषित होती है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि जमीन पे वादे तो इतने बड़े बड़े कर देते हैं कि हम बूथ लेवल पर बहुत मजबूत हो रहे हैं, पन्ना प्रमुख हमारे ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पर वो जमीन पर कुछ दिखाई देता नहीं है। तो अब संगठन पर गाज गिर रही है और उसमें बदलाव लाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर काम नहीं करने वालों पर एक्शन भी हो सकता है। बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, चुनाव नजदीक है, समय कम है, ऐसे में तैयारी और कसी होनी चाहिए, तो संभव हुआ तो लोगों पर एक्शन भी ले सकती है पार्टी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी इस बार 200 पार का नारा देकर आगे बढ़ रही है, इसके साथ ही 51% वोट शेयर को लेकर भी तमाम जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जा रही हैं और इसी रणनीति के तहत बूथ विजय संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन ये देखने में आया कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के जिलाध्यक्ष हो या फिर मंडल अध्यक्ष हो अपने अपने इलाकों में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने में थोड़ी उनको परेशानियां हो रही और ये कहीं ना कहीं ये फीडबैक जो है वो पार्टी के पास पहुंचा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो बैठकें अभी हाल ही में हुई हैं उसमें सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए कि संगठन के जो लोग हैं, मोर्चे के जो लोग हैं, उन सबके साथ बैठकें हुई थी और उन सबसे फीडबैक जाना गया कि उनके इलाके में आखिर क्या स्थिति। उसी परफॉर्मेंस के आधार पर अब ऐसे जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को भी चिन्हित किया गया जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई करने का मन जो है वो बीजेपी बना चुकी है। और जिस तरीके से संगठन के जो प्रभारी हैं या ये कहें कि जो प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस समय हम चुनाव मोड में हैं और ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी ये लाइन बताती है किस तरीके से अब संगठन की मजबूती को लेकर बीजेपी किस तरीके से चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य जो है वो उनको हासिल करना है। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सत्ता पाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। हालांकि इस सब को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज कस रही है और कह रही है कि भले ही 200 पार के नारे की बात कर दी हो, 51% वोट शेयर की बात कर दी हो, लेकिन विकास यात्राओं के दौरान जिस तरीके से विधायकों का विरोध हुआ उससे अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि 2023 में उसको जो आशातीत सफलता है वो नहीं मिलने वाली है। यही कारण है कि अब संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, संगठन के लोगों पर हार का ठीकरा जो है अभी से फोड़ने लगा है। हालांकि अभी देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर संगठन में किस तरीके बदलाव नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने लगातार पिछले समय भी देखा कि जहां जहां भी से किस तरह गड़बड़ियां मिली वहां पर कार्रवाई करने से बीजेपी नहीं चूकी थी। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।
और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक जारी है। प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हो रही है और 2023 के इस महाभारत में विजय कैसे होना है, प्रदेश के बड़े नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, क्या जारी बैठक के मुद्दे सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है या लोकसभा के लिए भी आगे विषय होगा, या क्या कुछ चर्चा है, क्या है डिटेल्स अपने पास? बिल्कुल, देखिए, ओम माथुर बैठक ले रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। और इस बैठक में अगर बात करें तो लगातार जो बीजेपी मंथन कर रही है, चूंकि 6 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में जो एजेंडा है वो यही है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव में जाएगी, बूथ लेवल पर क्या तैयारी होगी, प्रदेश स्तर पर क्या तैयारी होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एजेंडा क्या होंगे, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी को ऐसे लगती है कि ये सरकार की कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं और इसके जरिए बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो उसको लेकर कैसे जो है वो गांव-गांव, शहर-शहर जाया जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीरनपुर की घटना हो, चाहे धर्मांतरण के मसले पर जहां पर भी हंगामा हो, वहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी का स्टैंड किस तरीके रहेगा और बाकी जो एजेंडे रहेंगे उसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और इसके साथ ही सांप्रदायिक जो है वो एक प्रमुख मुद्दा रहेगी। आरएसएस के साथ भी लगातार बैठकें हो रही है, तो अभी इसी बात पर मंथन हो रहा है। दूसरी बात अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर अभी वक्त है, सामने जो है वो विधानसभा चुनाव पर पकड़ बनाकर रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य है। और ममता, आप नजर बनाए रखें, बैठक में क्या कोई नई बात रहेगी, आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे, जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और विधानसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक हुई और बैठक शहर के एक होटल में हुई और बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव, राजस्व मंत्री जय सिंह सहित सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी बैठक में शिरकत की और बंद कमरे में पदाधिकारियों की बैठक हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन विस्तार से हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए टिप्स दिए गए। आने वाले 8 से 10 दिनों में बस्तर और सरगुजा संभाग की बैठक होगी। संभाग की हारी हुई सीटों पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है। और विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, क्या टिप्स रहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए और क्या कुछ अभी मंथन चल रहा है? देखिए आशीष, मंथन अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुका है और करीब इस मंथन में अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी चंदन यादव थे, मंत्री जय सिंह अग्रवाल थे। ऐसे तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का। और जो बूथ स्तर, मंडल स्तर और इसके अलावा ब्लॉक और शहर अध्यक्ष, उन सभी की यह बैठक बुलाई गई थी। संभागवार समीक्षा की गई है। अब 8-10 दिन के बाद सरगुजा और बस्तर 2 ही संभाग बचे हुए, वहां पर भी ये बैठक होगी और मंथन होगा। और मुख्य फोकस जो था वो बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो 11 सीटें हैं जहां पर कि पिछले चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा है, तो उस पर फोकस ज्यादा था कि इन 11 सीटों को हमें कैसे विजयश्री हासिल करनी है। और साथ ही साथ एक टारगेट लेकर के कांग्रेस चल रही है कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव जीतने वाली है उसमें 75+ का आंकड़ा लेकर के चल रही है, उसे कैसे जीता जाए, क्या क्या उपलब्धियां सरकार की हैं वो जनता तक कैसे लेकर के पहुंचा जाए। और इसके अलावा कुछ सुझाव भी, उसमें विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कुछ सुझाव भी जो है वो दिए गए। उन सुझावों को भी जो है नोट किया गया है और उस पर आगे विचार भी किया जाएगा। और पार्टी और इसे धरातल पर भी उतारना होगा। इन सुझावों से कांग्रेस को कितना लाभ होगा और इन चुनावों में कितनी पकड़ कांग्रेस बना पाती है, कितने वोट्स में से कन्वर्ट कर पाती है, भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं खबरों के साथ।